मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 11 का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसका दूसरा भाग अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन आग्रह है कि पहले भाग को आप शुरू से अंत तक एक बार, दो बार, तीन बार आप सुने, इसके बाद फिर आप दूसरे भाग को सुनना शुरू करें, अन्यथा आपको समझ में अच्छी ढंग से नहीं आएगी। शुरुआत करता हूं कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का प्रक्रम। तो इसके प्रक्रम में कि आखिर कौन कौन सी प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग इसको हम भाग में बांट करके करते हैं। सबसे पहले डीएनए का विलगन। विलगन मीन्स उसको अलग करना, डीएनए का अलग करना, डीएनए का फिर खंडन, खंडन मीन्स काटना, डीएनए का फिर बंधन करना, बांधना, जोड़ना जिसको कहते हैं हम। सही डीएनए के पार्ट को लाकर के, जीन के पार्ट को लाकर के जोड़ते हैं, और फिर पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। उसके बाद लास्ट फेज में आता है कि परपोषी कोशिका के में उसको ट्रांसफर करने के बाद व्यापक निष्कर्षण करना, अर्थात बहुत लार्ज स्केल पर उसको पैदा करना। इतने चरणों में ये प्रक्रम, ये तकनीक को कार्य में परिणित करते हैं। तो डीएनए का पृथक्करण से थोड़ा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए, डीएनए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के डीएनए में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। ये आपको 9th में आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो उसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। याद रखना, नहीं तो मारूंगा 10, गिनूंगा 1। हाँ ठीक, चलो। तो उसमें अधिकांश जीव में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल ये डीएनए में होता है, और डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको काटने के लिए सबसे पहले कि ये दूसरे अणु से मुक्त हो, ऐसा नहीं काटते वक्त दूसरा चीज भी कटा जाए तब तो मिक्स हो जाएगा। तो उसको शुद्ध रूप में काटना है। इसके लिए क्या करते हैं कि डीएनए जिन झिल्लियों से घिरा होता है उसको पहले खोलते हैं, कोशिका को तोड़ लेते हैं, और उसके बृहत अणु से, जैसे आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, बहुशर्करा जिसको मल्टी शुगर कहते हैं, लिपिड कहते, इन सब को रिलीज कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद यह तभी संभव है जबकि आप इसको लाइसोसोम, सेलुलोज और काइटिनोज, ये एक प्रकार का कवक है, इन सब एंजाइम से इसको हम स्वतंत्र कर दे, फ्री कर दे तब। और डीएनए में हिस्टोन जैसे भी प्रोटीन से गुथा रहता है, ऐठा रहता है, उसको जैसे रस्सी नहीं मेरते हैं वैसे ऐठा रहता है। तो आरएनए को राइबो न्यूक्लियोस से उसको उपचारित करते हैं और इन सब को अलग कर लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। इसके बाद ठंडा इथेनॉल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं चिल्ड इथेनॉल, में साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद अब डीएनए जो मिलता है वो, उसको यदि देखिएगा माइक्रोस्कोप से, तो वो महीन धागे की समूह की तरह दिखता है। तो अब ये शुद्ध हो गया। इसके बाद अगला फेज कि डीएनए को अलग अलग स्थान से कट करना। तो डीएनए जिसको संवाहक डीएनए, जिस डीएनए में हम उसको लेते हैं और जिस डीएनए में उसको प्रवेश कराते हैं, तो उसको एक प्रतिबंधित एंजाइम से काटा जाता है, और डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन को उस खाली जगह पर ले जाते हैं जहां पर हमको जोड़ना है। तो जहां पर हमको जोड़ना है, और लाइगेज से इसको जोड़ने का काम करते हैं। लाइगेज का ठीक वही भूमिका है जैसे कि हम गोंद की भूमिका हम लोग कहते हैं। तो लाइगेज से जोड़ने का काम करते हैं, और इसको पुनर्योगज डीएनए का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। अब अगला चरण आता है कि पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में, हम दूसरे कोशिका में उसको कैसे घुसावेंगे, कैसे निवेश करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे। तो बंधे हुए डीएनए को, जो परपोषी कोशिका हो, उसको हम आदाता कोशिका कहते हैं, उसके प्रवेश कराने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तो
एक विधि का मैं आपको जिक्र करता हूं कि डीएनए को उसको कोशिश करते हैं कि जब उसके डीएनए के इनसाइड हम उसको इंसर्ट कर देंगे और उसको धारण करने में सक्षम हो जाए, तभी वो पुनर्योगज डीएनए बनने के काबिल हो पाता है। तो इसमें कि कुछ प्रतिजैविक ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते हैं, तो उसको एक ई कोलाई उसको कहती है, उसको ट्रांसफर करते हैं और उसको ट्रांसफर करने के बाद वो परपोषी कोशिका में जब ट्रांसफर होकर के और रूपांतरित हो जाता है, तो इसके बाद वो इंसर्ट का काम कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद तब वो अगला चरण आता है कि जब विजातीय, जिसको कहते हैं कि अब उसके प्रोडक्ट को प्राप्त कर रहा, तो जब विजातीय डीएनए के खंड को क्लोनिंग संवाहक में या दूसरे डीएनए में उसमें इंसर्ट करा करके जो किसी भी जीवाणु या पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, तो विजातीय डीएनए उसके बाद क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होने लगता है। इसी को तो क्लोनिंग कहते हैं। तो लगभग जितनी भी आपको पुनर्योगज प्रौद्योगिकी है, इसका अंतिम उद्देश्य, लास्ट रिजल्ट यही प्राप्त करना होता है। और पुनर्योगज डीएनए का जब अभिव्यक्त होने लगता है, इसकी लाखों लाखों कॉपी निकलने लगती है, तो सफलतापूर्वक यह प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो यही आपको तकनीकी प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें कि जो जीन हमको आवश्यक है, जिस जीन की जरूरत है, जिस जीन की जरूरत है और जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा देना है। तो जरूरत है तो लक्ष्य प्रोटीन को हम अभिव्यक्त करके, उसको एक्सप्रेस करके और व्यापक स्तर के बारे में उत्पादन जब करने लगते हैं, तो हमें सफलता इसमें मिल जाती है। लेकिन ये बहुत ही महंगी तकनीक होती है और अधिक मात्रा में जीन के क्लोन को तैयार करने, क्लोन कहते हैं प्रतिरूप, उसी तरह का लाखों करोड़ों हमको प्रतिरूप तैयार करना, इसको कहते हैं। ये इसमें एक बायोरिएक्टर आता है। बायोरिएक्टर कहते हैं कि ये एक संवर्धन के लिए आपका एक बहुत बड़ा सा बर्तन होता है। ये एक रिएक्टर की तरह होता है, जिसमें हम 100 से लेकर के 1,000 लीटर तक हम संशोधित कर सकते हैं। अधिक आयतन में हम संवर्धन कर सकते हैं, जिसमें आपको सूक्ष्म जीव, पौधा, जंतु, मानव कोशिका का उपयोग करते हुए और एंजाइम का चेंजेज आते हैं। ये एक बेलनाकार बर्तन होता है, विशाल आकार का, जो हम सारा प्रोसेस जो करेंगे तो उस एक बायोरिएक्टर इसको हम कह सकते हैं। और इसका नाम ही आपको कहा जाता है कि बायोरिएक्टर है। इसको इस तरह से बनाते हैं तो एक बिलोडन प्रकार का होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बतलाता हूं कि ये क्या है बिलोडन प्रकार का। तो बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, जिसके अंदर ये सारी प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या है, तो हम बायो तकनीक का जो काम करते हैं, तो उसके अंदर, उस बर्तन के अंदर, जिस बर्तन के अंदर काम करते हैं, उसको बायोरिएक्टर कहते हैं। तो बायोरिएक्टर खास करके अनुकूलतम परिस्थिति उत्पन्न करता है उसके इनसाइड। जो वृद्धि के लिए हमको चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, लवण, इसके बाद विटामिन, ऑक्सीजन, इन सबको मेंटेन करता है। क्या क्या चीज को याद रखिएगा, सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है। तापमान, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, लवण, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आंशिक, जिसको लवण कह सकते हैं, आंशिक नमक यदि आप ना समझते हो तो लवण, उसकी मात्रा, और फिर विटामिन, ऑक्सीजन, इनको मेंटेन करने में बायोरिएक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये बिलोडन प्रकार का होता है। बिलोडन एक हौज के समान बेलनाकार होता है, बेलनाकार ड्रम आप मान सकते हैं। इसका आधार में घुमावदार होता है, ये घूम सकता है। जब हम बटन टिपेंगे ये घूमना शुरू हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक रहता है, हम बटन टिपेंगे ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तु, जितनी भी वस्तु को हम डालते हैं, उसको मिलाने में ये सहायता करता है। और ये बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता का ये बड़ी आसानी से इसको पूरा कर देता है। हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजा जाता है, बुलबुला के रूप में। और रिएक्टर में ऑक्सीजन जनरेट करने वाला भी तंत्र रहता है। झाग को नियंत्रित करने वाला भी उसमें मशीन लगी रहती है। तापक्रम नियंत्रित करने वाली मशीन लगी रहती है। पीएच वैल्यू नियंत्रण करने वाली मशीन लगी रहती है। इतना तो स्वाभाविक है। तो ये तो कोई आसान चीज नहीं है जो 150 रुपया में हो जाएगा। इसमें लाखों करोड़ों रुपया इस
तरह के बिलोडन प्रकार के बायोरिएक्टर को तैयार करने में लगती है। बहुत कॉस्टली चीज होती है, इसलिए सामान्य व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है। अब हम लोग कि जब जैव संश्लेषण की अवस्था, जब जेनेटिक निर्माण की अवस्था ये पूर्ण हो जाता है, तो उसको अब प्यूरिफाइड वे से तैयार करने के लिए उसको तैयार करके अब फिर हम उसको विपणन जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कई फेज में उसको गुजरना पड़ता है। इसका हम इस्तेमाल जब औषधि में करेंगे, मेडिकल लाइन में करेंगे, तो उसको चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना पड़ता है, अलग अलग फेज से गुजरना पड़ता है। कहीं इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं होता है, कहीं ये फायदा का बदला नुकसान तो नहीं ला रहा। इन सब चीज की बहुत बारीक जांच की जाती है। जांच करने के बाद ही तभी इसको ओके किया जाता है, तभी इसको इजाजत दी जाती है। प्रत्येक उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी माध्यम से निकलती है, उसके क्वालिटी, गुणवत्ता के को जांचा जाता है, परखा जाता है, सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है और उसके नियंत्रण पर परीक्षण किया जाता है। जब इन सारे फेज, इन सारे प्रक्रिया को क्रॉस कर जाता है, तो उसको इजाजत दी जाती है और तब उसको फुल फ्लेज व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये 11वां चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम यही समाप्त हुआ। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी समस्त बिहार के छात्रों से आग्रह करूंगा, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अरे पटना से, आरा से, दरभंगा से, कहीं से, कटिहार से, यार कहीं से कर रहे हो, ये ठप्पा मार सब्सक्राइब कर, फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। मेरी सुनील जी खाटी बिहारी की इच्छा है जो हर छात्र बिहार का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे पटना का हो, चाहे गांव के गरीब बच्चा हो, उसको 80% से ऊपर अंक आवे। जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं खड़ा हूं, जब तक मैं आपको इसके पीछे, अभियान के पीछे लगा हूं, मैं हर हाल में आपको 80% से ऊपर अंक तक पहुंचा के ही दम लूंगा। जय बिहार, जय भारत। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सुनील जी खाटी बिहारी चैनल को शेयर करो, मित्रों में बांट दो। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपको अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी मिलता हूं। जय बिहार, जय भारत।